अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ फ़ाइका मौज़म और मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करेंगे तफसीलात। और सबसे पहले बात कर लेते हैं हल्का NA 249 के, जहां की फॉर्म 47 के मुताबिक तमाम 276 पोलिंग स्टेशन के नताइज जारी कर दिए गए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदुखेल 16,156 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। गैर हतमी नतीजा के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल 15,473 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। तमाम पोलिंग स्टेशन के नताइज आने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट सामने आया। रात गए अपने ट्विटर पैगाम में बिलावल भुट्टो जरदारी ने लिखा कि कराची वालों का शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के सईद गनी ने भी फतेह पर कारकुनान का शुक्रिया अदा कर दिया। वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह ने भी तंजिया ट्वीट कर दिया। नासिर शाह ने लिखा, प्यारे नून लीगियों, आज जुम्मा है। कराची के हल्का NA 249 में मजलिस वहदत मुस्लिमीन की हिमायत ने बड़े ब्रिज उलट दिए। पीपल्स पार्टी की फतह के बाद कामयाब उम्मीदवार कादिर खान मंदुखेल और सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने MWM के रहनुमा अल्लामा मुबशिर हसन को टेलीफोन करके शुक्रिया अदा किया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जिसकी उम्मीद ना थी वो हुआ। कराची में नवाज लीग का गढ़ समझा जाने वाला बड़ा हल्का NA 249 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कौमी असम्बली की एक और नशिस्त दी गया। ज़िमनी इलेक्शन हल्का NA 249 पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की हिमायत ने पासा पलट दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कामयाब उम्मीदवार ने फतह के फौरी बाद रात गए ही MWM के रहनुमा अल्लामा मुबशिर हसन को फ़ोन करके मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के कायदीन का शुक्रिया अदा किया। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कामयाब उम्मीदवार को मुबारकबाद पेश की। सालों से बुनियादी हुकूक से महरूम बल्दिया टाउन की आवाम बिलखुसूस अवान बिरादरी ने ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिए। अल्लामा मुबशिर हसन का कहना था कि उम्मीद करते हैं हल्का NA 249 हल्के की इंतज़ामी हवाले से महरूमियाँ दूर हो जाएंगी और कादिर खान मंदुखेल हल्के में हकीकी तब्दीलियाँ लाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की NA 249 में मुतवक्किल फतह से मरियम नवाज खाइफ नजर आती हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में कहा कि वोटर टर्न आउट बमुश्किल 15 से 18%, गिनती का अमल 8.5 घंटे गुजरने के बाद भी जारी। यहाँ भी धुंध छा गई थी कि अमला इतनी ताख़ीर से पहुँचा, बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने NA 249 के नताइज मुस्तरद कर दिए। खुर्रम शेर जमान ने आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान करते हुए कहा कि इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन और पुलिस के जरिए धांधली की गई। पीपल्स पार्टी का हल्के में वोट मौजूद नहीं, इतने वोट कहाँ से मिले? किसी को मैंडेट चोरी करने नहीं देंगे। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि पाकिस्तान में पहली मरतबा रमज़ान मुबारक में इंतखाब हुआ। इलेक्शन कमीशन से कहता हूँ कि इस बदमाशी को ख़त्म किया जाए। हम जीत चुके, पाक सरज़मीन की जीत का ऐलान किया जाए। बात करेंगे आलमी वबा कोरोना की। NCOC के ताज़ा दादो शुमार जारी कर दिए गए हैं। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 131 अमवात रिपोर्ट, जिसके साथ ही मुल्क भर में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 17,811 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 5,112 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 8,20,823 हो गई है। आज कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10.41% रिकॉर्ड की गई। कोरोना की तीसरी लहर लाहौर में तेज़ी से इंसानी ज़िंदगियां निगल रही है। 18 अस्पतालों में 90% वेंटिलेटर ज़ेर इस्तेमाल हैं। तफसीलात जानेंगे वकार शौकत की रिपोर्ट में। लाहौरियों को बेएहतियाती महंगी पड़ गई। कोरोना की तीसरी वबा शहर में मौत बांटने लगी। मजीद 34 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। 1302 मरीज रिपोर्ट हुए। वेंटिलेटर्स पर 233 मरीज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। आवाम को अमल दरामद करना चाहिए, जो गवर्नमेंट की तरफ से SOPs मिले हैं। हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए और समाजी फासला रखना चाहिए और रश वाली जगह पे कम जाना चाहिए।
फर्स्ट वेव में थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल था, लेकिन इस बार कंट्रोल नहीं है। लोगों का डर ख़त्म हो गया है और ना ही फैमिली जो है वो सुनती हैं जी अटेंडेंट्स नॉट अलाउड, जैसे हम वार्ड्स में कहते हैं जी अटेंडेंट्स ना लिखो, तो इस बात के लिए उनके खौफ नहीं है। हम काउंसलिंग भी करें। शहर में मरीजों और अमवात की बढ़ती तादाद ने अस्पतालों पर दबाव बढ़ा दिया है। जिला इंतजामिया ने मुख्तलिफ बाजारों में SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ डंडा उठा लिया है। 50 से ज्यादा दुकानें, होटल और रेस्टोरेंट सील कर दिए। 261 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस की शरह में रोज बरोज इजाफा, लॉकडाउन भी काम न आया। शहरियों को चाहिए कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करें ताकि इस खतरनाक मर्ज से बचा जा सके। कैमरामैन राना जैन के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज़, लाहौर। तो जनाब, ईद की शॉपिंग के लिए चांद रात का इंतजार नहीं करें। कोरोना की खतरनाक सूरत हाल देखते हुए मुल्क भर में चांद रात के बाजारों पर पाबंदी लगा दी गई है। मेहंदी, ज्वेलरी और कपड़ों के स्टॉल्स पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तफरीही मकामात, पार्क्स, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स 8 मई से 16 मई तक बंद रहेंगे। वफाकी मुलाजमीन को 9, सूबाई मुलाजमीन को ईद की 8 छुट्टियाँ मिलेंगी। ज़्यादा छुट्टियों का मकसद कोरोना की वबा को रोकना है। यौम अली, शब कदर, एतकाफ़ और जुम्मतुल विदा के लिए जारी गाइडलाइंस पर 1 मई से अमल दरामद होगा। इस्लामाबाद में ऑक्सीजन सिलेंडर महंगा और नायाब हो गया है। गरीब शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। इसकी तफसीलात जान लेते हैं साकिब सैयद से। साकिब, इस बारे में आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, कोरोना की जो तीसरी लहर है वो काफ़ी ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है। अमवात भी काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब ऑक्सीजन काफ़ी बड़ा इशू है, क्योंकि ऑक्सीजन काफ़ी ज़रूरत होती है एक कोरोना मरीज़ के लिए। लेकिन पाकिस्तान में ऑक्सीजन की कीमतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। हम इस्लामाबाद के एक 2 बड़े मेडिकल स्टोर के बाहर खड़े हैं, जहाँ पर एक सिलेंडर की कीमत 13,500 बताई जा रही है। हमारे साथ एक दोस्त मौजूद है, इससे बात करेंगे। सर, ऐसा है कि इस हर चीज़ के पीछे एक माफिया बैठा हुआ है। अगर आप कोविड की फर्स्ट लहर की बात करें तो उस टाइम एक मास्क 100 रुपये का मिल रहा था। तो हम वो लोग हैं कि जो देखते हैं जो चीज़ शॉर्ट हो रही है उसको महंगी कर लें। एक गरीब बंदा 3 वक्त का खा नहीं सकता, वो 13,000 का सिलेंडर कैसे लेगा? ये जैसे हमारे दोस्त मौजूद थे, जैसे आपको पता है कि मास्क काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो इसी महंगाई की तरफ जाएंगे, इसी ऑक्सीजन जो सिलेंडर के पीछे जाएंगे। इससे बेहतर है कि आप मास्क पहने और आवाम का भी ख्याल रखें। जी। अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना हो सका, ना ही हुकूमती वादे वफा हो सके। लाहौर में आवाम रमज़ान बाज़ारों में लंबी लंबी कतारें लगाकर चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। तफसील बता रहे हैं मियाँ शुएब अहमद। जी बिल्कुल, ना हुकूमती दावे पूरे हो सके, ना जो अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवाया जा सका। लाहौर में जो रमज़ान बाज़ार आवाम की सहूलत के लिए लगाए गए, ताहाल वहाँ जो चीनी है वो उसकी दस्तियाबी को मुकम्मल तौर पर फ्राहम ना किया जा सका। इस वक्त भी जो रमज़ान बाज़ारों में चीनी की लंबी कतारें लगी हुई हैं, शहरियों को अजियत से गुजरने के बाद जो चीनी है वो फ्राहम की जाती है। इस वक्त हमारे साथ जो चीनी खरीदने के लिए आए हुए शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे? यहाँ पे तो रमज़ान बाज़ारों में कोई कानून, कोई रिलीफ चीज़, हुकूमत नाम के दाव में कुछ चीज़ है ही नहीं है। यहाँ पे आते हैं ज़लील ख्वार हो के एक पैकेट चीनी का लेके जाते हैं, और वो भी उतनी लंबी लंबी लाने घंटा पड़ी खड़े होके लेनी पड़ती है। जो ख़रीदार है उनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि जो हुकूमत ने दावा किया था आवाम को कि चीनी की दस्तियाबी मार्केट में फ्राहम की जाए, वो की जाए, ताकि हम 2 रुपये महंगी मार्केट से ख़रीद सकें। लेकिन जो इस अजियत से हमें गुजरना पड़ता है, घंटों लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, ये ना होना पड़े। जी। उधर पेशावर में सब्जियों की कीमतों में इजाफा जारी है। तफसील बताएंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, पेशावर शहर में भी महंगाई अरूज पर है और दीगर अशई खुर्दनोश के साथ साथ सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा जारी है। बात की जाए आज के नफनामे के तो जो अदरक है वो 300 रुपये फ़ी किलो है, लहसुन 180 रुपये है। इसके अलावा जो लीमू है उसकी कीमत भी 300 रुपये फ़ी किलो है। मटर जो है 110 रुपये, और इसके अलावा भिंडी जो है वो भी 100 रुपये फ़ी किलो बाज़ार में मिल रहा है। जो शहरी है हुकूमत से ही मुतालबा कर रहे हैं कि चिकन बैलेंस का ख्याल रखा जाए। जो ज़िला इंतज़ामिया है वो सब्ज़ी मंडी में जो रेटनामा है वो जारी करता है, लेकिन बेशतर जो दुकानदार है उनके साथ या तो नरखनामा होता नहीं है, अगर होता भी है तो उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे। शहरी हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो दुकानदार है उन पर भी चिकन बैलेंस का ख्याल रखे, ज़िला इंतज़ामिया उनके खिलाफ कार्रवाई करे कि ताकि जो दुकानदार है वो भी ज़्यादा कीमतों पर जो सब्जियाँ है वो न बेचे। जी। कोयटा में माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाली प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी का अमली इतलाक नहीं हो सका।
बुशरा कमर तफसील बताएंगी। जी, कोयटा में माहौलियाती आलूदगी बढ़ने के बायस जो है हुकूमत की जानिब से प्लास्टिक के शॉपर बैग्स पर जो है वो पाबंदी आयद की गई और उसकी जगह जो है डिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो मुतारिफ करवाए गए। लेकिन जो है 1 माह तक शहर में इंतज़ामिया की जानिब से हमने देखा कि प्लास्टिक शॉपर्स फ़रोख्त करने वाले और इसका कारोबार करने वाले जो लोग थे, खरीदो फरोख्त करने वाले थे, उन पर पाबंदी आयद की गई, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। लेकिन 1 माह के बाद ये कार्रवाइयाँ जैसे ही रुकी, उसके बाद दोबारा से तमाम रेडी बान दुकानदार और प्लास्टिक का कारोबार करने वाले जो ताजर हैं उन्होंने अपनी दुकानें खोल दी और इसी तरह से जो है उन्होंने दोबारा से प्लास्टिक शॉपर बैग का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अब ये प्लास्टिक शॉपर बैग जो हैं वो हवा से उड़कर नालों में फंस जाते हैं, जो नाले बंद होने के साथ साथ माहौल को भी गंदा कर रहे हैं। अवाम जो है वो हुकूमत से यही मुतालबा कर रही है कि शॉपर बैग का इस्तेमाल और उसका खरीदो फरोख्त करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ की जाएँ और जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक शॉपर हैं उन्हें मार्केट में मुतारिफ करवाया जाए, दुकानों में दिया जाए ताकि वो इसका इस्तेमाल करें और उससे माहौल जो है उसको गंदा होने से बचाया जा सके। जी, वेलकम बैक। ग़ज़वा बदर इस्लाम और मुसलमानों का वो अज़ीमुश्शान मार्का है जिसने रहती दुनिया तक मुसलमानों के अज़्म और जज्बा ईमानी को हयात बख्शी। सन 2 हिजरी में पेश आने वाला ये मार्का मुसलमानों को ये सिखा गया कि जब मुसलमान हक़ की राह पर निकलता है तो फ़ैसला लश्कर की क़िल्लत और कसरत नहीं बल्कि अज़ीमत, जुर्रत और इस्तकामत करती है। देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। 17 रमज़ानुल मुबारक जुबतुल मुबारक के दिन ग़ज़वा बदर की इब्तिदा हुई। ग़ज़वा बदर में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 313 जानिसार असहाब के साथ मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। आगे 2 सियारंग के इस्लामी परचम थे। इनमें से एक शेर खुदा मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हाथ में था। दस्तूर अरब के मुताबिक जब जंग की इब्तिदा हुई तो मुशरिकीन में से अतबा बिन रबिया अपने भाई शबिया बिन रबिया और अपने बेटे वलीद बिन अतबा के साथ मैदान कारज़ार में निकला। लश्कर इस्लाम में से हज़रत अमीर हमजा, हज़रत अली अल मुर्तज़ा और हज़रत उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हुम अतबा, वलीद और शिबाह के मुकाबिल हुए और यूं 10 ब-10 जंग शुरू हुई। हज़रत अमीर हमजा ने अतबा बिन रबिया को वासिले जहन्नुम किया, जबकि हज़रत अली हैदर कर्रार अलैहिस्सलाम ने वलीद बिन अतबा को जहन्नुम रसीद किया। हज़रत उबैदा शबिया के हाथों जख्मी हो गए। ये देखकर शेर खुदा हज़रत अली अल मुर्तज़ा आगे बढ़े और अपनी ज़रबे हैदरी के एक ही वार से शबिया बिन रबिया को भी जहन्नुम रसीद कर दिया। कुफ़ार के तकरीबन 70 आदमी कत्ल हुए और 70 अफराद को कैदी बना दिया गया। लश्कर इस्लाम में सिर्फ 14 खुशनसीब सरफरोश मुजाहिदों ने शहादत का अजीम मनसब हासिल किया। रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तजाब दुआओं के सदक़े खुदाए रब्बिजुल जलाल की ताईद और नुसरत की बदौलत कुफ़ार को ऐसी शिकस्त फाश हुई जिसकी इंसानी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का यौम विसाल 17 रमज़ानुल मुबारक को इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की सीरत, कमालात व फ़ज़ाइल का तज़किरा इस रिपोर्ट में। उम्मुल मोमिनीन का नाम आयशा, आपके अलकाब सिद्दीक़ा और हुमैरा और हबीबतुल हबीबुल्लाह यानी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन शरीक हयात। आपकी विलादत नबुवत के 5वें साल शवाल सन 9 क़ब्ल हिजरत यानी जुलाई 1614 ईस्वी को मक्का मुकर्रमा में हुई। आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की साहबजादी थी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़द मुबारक मक्का मुकर्रमा में नबुवत के 10वें साल अंजाम पाया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के फ़ज़ाइल में इरशाद नबवी मिलता है, ए आयशा, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि तुम दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में ही मेरी बीवी हो। एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, आयशा को तमाम औरतों पर ऐसी ही फजीलत हासिल है जैसे सुरेद को सब खानों पर। सुरेद एक ऐसा खाना है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद पसंद था। ज़ख़ीरा अहादीस में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी अहादीस नबविया की तादाद कमोबेश 2210 है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल से कबल 13 दिन अलील रहे, जिनमें से आखिरी 8 दिन हज़रत ने हज़रत आयशा के हुजरे में गुजारे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा मदीना मुनव्वरा में निहायत वक़ार और खामोशी से गुजारा और दीन की अशात और तबलीग में मसरूफ़ रहीं। आप 17 रमज़ानुल मुबारक सन 58 हिजरी को फौत हुई। आपकी तदफीन
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کے مطابق مدینہ منورہ کی قبرستان جنت البقیع میں کی گئی۔ مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ پھر موسلا دھار بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ عمرہ زائرین سمیت مسجد الحرام آنے والے نمازیوں کے چہرے خوشی سے مزید کھل اٹھے۔ مکہ مکرمہ کے گرد و نواح سمیت مسجد الحرام میں بادل آج جم کر برسے۔ بیت اللہ شریف کی چھت پر برسنے والی بارش اور میزاب رحمت سے گرتی بوندوں کے روح پرور مناظر دیکھنے کو ملے۔ عمرہ زائرین نے بران رحمت کے دوران طواف کعبہ جاری رکھا، جبکہ نماز تراویح کے لیے آئے نمازیوں نے دوران بارش نماز تراویح بھی ادا کی۔ اور آپ کو بتائیں کہ ملیشین وزیر تجارت محمد علی نے حرم مکی میں صفائی پر مامور خادمین کے ہمراہ مسجد الحرام کی صفائی کی۔ مکہ مکرمہ میں گزشتہ روز ہونے والی طوفانی بارش کے بعد سینکڑوں کارکن مسجد کی صفائی میں مصروف تھے۔ ملیشیا کے وزیر تجارت محمد علی بھی ان کے ہمراہ صفائی کے کاموں میں حصہ لینے کے لیے پہنچے، جہاں انہوں نے ورکرز کے ہمراہ مسجد الحرام کی صفائی میں حصہ لیا اور وائپر لگا کر مسجد کے فرش کو خشک کرتے رہے۔ لوگوں نے ملیشین وزیر تجارت کے اس عمل کو بہت پسند کیا۔ کورونا کی وبا کے خلاف SOPs پر عمل۔ عالمی وبا کے خلاف احتیاطی تدابیر نے ایک بار پھر سعودی عرب میں مسجد الحرام کی رونقیں بحال کر دیں۔ مسجد الحرام کا صحن نمازیوں اور زائرین سے بھر گیا۔ ویکسینیشن کی پابندی کے بعد مسلمان بھرپور طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ عبادت گزاروں کے لیے مطاف میں 14 کے بجائے 25 ٹریک بنا دیے گئے ہیں۔ 4 ٹریکس کو بزرگ اور معذور افراد کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان آج گلگت بلتستان کا ایک روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ دورے کے دوران گلگت بلتستان کے لیے مختلف ترقیاتی منصوبوں اور خنجراب راولپنڈی فیز 1 آپٹیکل فائبر کیبل منصوبے کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم گلگت بلتستان میں احساس کے 3 پروگراموں، انکیوبیشن سینٹر اور ہنزا میں سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے نے تارکین وطن سے تعاون نہیں کیا، سہولتیں دینے کی بجائے ان سے پیسے وصول کیے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ معاملے کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کرا رہے ہیں، وہاں سے زیادہ تر اسٹاف کو واپس بلایا جا رہا ہے، بدسلوکی کے ذمہ داروں کے خلاف ایکشن ہوگا۔ مجھے پتہ چلا کہ سعودی عربیہ کے اندر ہماری ایمبیسی نے جو ان کو سروس دینی چاہیے تھی، جو ان کا دھیان رکھنا چاہیے تھا ہمارے سعودی عربیہ میں لیبر کو، وہ انہوں نے نہیں دیا۔ کل میں نے پوری اس کے اوپر فل سکیل انکوائری بنائی ہے، امبیسڈر کے اوپر پوری میں انکوائری کروا رہا ہوں، میں زیادہ سٹاف واپس بلوا رہا ہوں پاکستان، اور جب یہ انکوائری کے ریزلٹس آئیں گے تو جو ذمہ دار ہیں جنہوں نے مس ٹریٹ کیا ہمارے لیبر کو اور جو ان کا کام ہے سب سے بڑا، ان سب کے خلاف میں ایکشن لوں گا۔ ایک ہم ان کی مثال بنائیں گے کہ یہ ان کا جو سب سے بڑا کام ہے ان کی مدد کرنا، بجائے مدد کرنے کے مجھے یہ بھی رپورٹس آئی ہیں کہ ان سے پیسے لیے جاتے تھے۔ آج صرف اس لیے کہہ رہا ہوں اس میں پوری انویسٹیگیشن اب ہو رہی ہے، بڑی ہائی پاورڈ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور جن لوگوں نے ہماری لیبر کو سے ایکسٹورٹ کیا، مسٹریٹ کیا، اپنا کام نہیں کیا، ان کے اوپر ہم ایک مثالی سزائیں دیں گے ان کو۔ آج اسی پلیٹ فارم سے اپنی ایمبیسیز کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جو باہر ہے، کہ آپ کی جو سب سے امپورٹنٹ ڈیوٹی ہے وہ ان کا دھیان رکھنا ہے جو ہمارے پاکستان میں پاکستان کی لیبر وہاں کام کر رہی ہے، جو مزدور طبقہ، جو پیسے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو پھر بھی اتنے پرابلمز نہیں ہوتے۔ جھوٹ اور بس جھوٹ۔ سابق DG FIA بشیر میمن جو بھی بات کر رہا ہے جھوٹی کر رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے واضح کر دیا۔ اینکر پرسنز اور سینئر صحافیوں سے ملاقات میں کہا جہانگیر ترین کے معاملے میں انصاف ہوگا۔ شوگر اسکینڈل کی تحقیقاتی ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ خاتون اول کی تصویر پر مریم نواز پر دہشت گردی کا مقدمہ بنانے کا کبھی نہیں کہا۔ ظاہر ہے چیف ایگزیکٹو وہ انہوں نے مجھے کہا تھا، وزیر اعظم عمران خان نے آپ کو یہ کہا؟ ظاہر ہے وہی چیف ایگزیکٹو ہے نا پاکستان کے، ہی از الیکٹڈ پرائم منسٹر۔ یہ تھے وہ الفاظ جو بشیر میمن نے ادا کیے، جس کے بعد معاون خصوصی احتساب شہزاد اکبر نے انہیں نوٹس بھجوایا۔ ان کے تمام الزامات کو ڈینائی بھی کر دیا ہے، میرے لائرز نے آج ان کو لیگل نوٹس بھی ایشو کر دیا ہے۔
اور اب وزیر اعظم عمران خان نے بھی بشیر میمن کے الزامات کی تردید کر دی. صاف صاف کہہ دیا بشیر میمن جو کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے. عمران خان کا کہنا تھا کہ بشیر میمن نے آصف زرداری JIT کیسز پر ایک بار اپڈیٹ کیا تھا لیکن میں نے کبھی کسی کے بارے میں کیسز بنانے کا نہیں کہا. عمران خان بولے کابینہ میٹنگ میں ضرور کہا خواجہ آصف کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے. وزیر اعظم نے ایک بار پھر اپنے اس عزم کا اظہار کیا کہ جہانگیر ترین کے معاملے میں انصاف ہوگا اور ضرور ہوگا. شوگر اسکینڈل کی تحقیقات کرنے والی ٹیم میں تبدیلی نہیں کی. ڈاکٹر رضوان کو ہٹایا نہیں گیا. ابو بکر خدا بخش بھی ان کے ساتھ ہی ہوں گے. معاملے میں شہزاد اکبر کو بھی سائیڈ لائن نہیں کیا گیا. علی ظفر یہ دیکھیں گے کہ کہیں کوئی اثر رسوخ تو استعمال نہیں کر رہا. خاتون اول کی تصویر کے حوالے سے عمران خان نے واضح کر دیا اس معاملے پر مریم نواز پر دہشت گردی کا مقدمہ بنانے کا کبھی نہیں کہا. سابق DG FIA بشیر میمن نے خود کو جوڈیشل انکوائری کے لیے پیش کر دیا. پروگرام مد مقابل میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی بات غلط کہی ہے تو تحقیقات کرا لیں. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. شہزاد اکبر نے نوٹس بھیجا. ان کی مہربانی. عدالت جانے کے لیے تیار ہوں. بات کی ہے اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو آپ جوڈیشل فورم پہ لے جا کر کے آپ اس کو کر لیتے ہیں انکوائری کروا لیں. اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں بات ختم ہو گئی. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. جو انہوں نے مجھے نوٹس دیا ہے لیگل نوٹس جو دیا ہے شہزاد اکبر صاحب نے ان کی بڑی مہربانی ہے. وہ چونکہ ہم نے ساتھ کام کیا ان کی مہربانی بھی ہے مجھ پر. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں جوڈیشل فورم. اس لیے میں کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان. میں تو یہ کہہ نہیں رہا ہوں کہ میں نے بات کر دیا. اچھا میں نہیں بات کرتا. میں کہتا ہوں ایک ہی بات کرتا ہوں واللہ اس سمجھ. سینیٹر فیصل واوڈا کی جانب سے الیکشن کمیشن کے خلاف دائر درخواست کی سماعت آج ہوگی. امریکی شہریت رکھنے کے معاملے کو فیصل واوڈا نے چیلنج کر رکھا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ GTV نیوز نذیر میمن سے. جی نذیر اپڈیٹ کیجیے. بالکل سندھ ہائی کورٹ میں امریکی شہریت رکھنے کے معاملے پر جو وفاقی وزیر فیصل واوڈا نے جو الیکشن کمیشن کے خلاف جو درخواست دائر کی تھی اس سلسلے میں جو ہے ابھی کچھ دیر بعد وہ سماعت شروع ہونے والی ہے. فیصل واوڈا کے جو وکیل ہے بیرسٹر منیر احمد وہ پیش ہوں گے جبکہ جو عدالت نے جو ہے الیکشن کمیشن ڈپٹی اٹارنی جنرل کو جو ہے دلائل کرنے کی ہدایت کی تھی. اسی سلسلے میں جو ابھی جو کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ سماعت شروع ہوگی. جو فیصل واوڈا کے جو وکیل ہیں وہ پیش ہوں گے. جی شکریہ بشیر تفصیلات فراہم کرنے کے لیے. اسلام آباد میں 12 کوہ کے علاقے وزیر آباد میں گرمیوں میں بھی گیس کا بحران برقرار ہے. علاقہ مکینوں کے لیے افطار اور سحری کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی بار بغیر سحری کے روزے رکھ رہے ہیں. تفصیلات جانیں گے بسمہ رفیق کی رپورٹ میں. شہر اقتدار میں 12 کوہ کے علاقے وزیر آباد میں گیس کا بحران کسی طور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. گیس کی بندش کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے سیر و افطار کے وقت گیس موجود نہیں ہوتی. کئی بار بغیر سحری کے روزہ رکھنا پڑتا ہے. کل تو گیس بالکل غائب ہو گئی تھی اور تقریباً اس ایریا میں بارکو کے اس ٹاؤن میں نا کسی نے بھی سحری نہیں کی ہوگی. پھر سحری کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت چلی جاتی ہے. ہم بڑی مصیبت میں ہوتے ہیں. ہوٹل پہ جانا پڑتا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ گیس آتی نہیں مگر بل ہزاروں کی تعداد میں آ جاتے ہیں. جب بھی افطاری کا ٹائم ہوتا ہے 5 سوا 5 بجے یہ گیس لے جاتے ہیں. پھر بندہ کیا پکائے کیا کھائے. روزہ بھی کتنی دفعہ ایسے ہی رکھا ہے اور افطار بھی ایسے کیے تو اس کے یہ دیکھیں بل بھی 4-4 ہزار اوپر سے آ رہے ہیں. تو حکومت سے یہ اپیل ہے کہ برائے مہربانی کہ ہمارے بارے میں کچھ سوچیں. لوگوں کا مطالبہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں گیس مکمل طور پر بحال کی جائے تاکہ ان کی مشکلات میں کمی آ سکے. کیمرہ مین عمران کھوکر کے ساتھ بسمہ رفیق GTV نیوز اسلام آباد. اور اب آپ کو بتائیں کہ افغانستان سے امریکی فوج کا انخلاء شروع ہو گیا ہے. امریکی صدر جو بائیڈن کے حکم کے بعد 100 فوجیوں پر مشتمل دستے نے افغانستان سے امریکہ کے لیے اڑان بھر لی ہے. افغانستان سے نکلنے والے پہلے امریکی فوجی دستے میں بھاری مشینری اور اسلحہ بھی شامل ہے. وائٹ ہاؤس نے افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کی تصدیق کر دی ہے. امریکی فوج 11 ستمبر تک افغانستان سے نکل جائے گی. قوت گویائی اور سماعت سے محروم طبقہ اللہ تعالیٰ کی ہی خلقت ہے. کہا جاتا ہے کہ قوت گویائی سے محروم افراد کو اللہ نے عام انسانوں سے زیادہ بصیرت دی ہے جس کے باعث وہ تمام کام سر انجام دیتے ہیں. راولپنڈی سے سید زین حیدر کی رپورٹ دیکھیے.
क़ुव्वत गोयाई और समाज से महरूम अफराद हमारे मुआशरे का वो तबका है जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज रखते हैं। कभी गौर करें तो देखते हैं कायनात की हर शय बातें करती मालूम होगी, लेकिन रुकिए, हम किसी फूल, पौधे, परिंदों या जानवरों की बात नहीं कर रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीते जागते इंसानों की, जो बोलने और सुनने की सलाहियत से बिल्कुल महरूम हैं। लेकिन इन खास लोगों की बहुत ही खास जुबान भी है। हैरान कुन तौर पर ये गूंगे बहरे दिखने वाले लोग एक दूसरे के साथ न सिर्फ वक्त गुजारते हैं बल्कि अपनी खास जुबान और इशारों में ढेरों बातें करते हैं। अपनी जिंदगी को हंसते मुस्कुराते एक दूसरे का गम समेटते अपनी ही अलग दुनिया में मस्त ये खास लोग किसी भी तरह की महरूमी का शिकार नहीं लगते। प्रोडक्शन टीम के साथ सैयद ज़ैन हैदर, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। और खेलों की खबरों में आपको बताएं कि बरतानवी गोल्फर मार्कस आर्मटेज ने तारीख रकम कर दी है। मार्कस ने गेंद होल में डालने की बजाय 277 मीटर की दूरी पर महारत के साथ तेज रफ्तार का एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए GTV।